नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, आज 25 फरवरी है। केवीएस पीआरटी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित आइए देखते हैं कैसा प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों, जो प्रश्न बताया था वो बहुत टफ आया था, यानी डे बाय डे क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है और आप एनालिसिस वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि एनालिसिस वीडियो से आपको ये पता चल जाता है क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। जैसा कि हमने कल बताया था, हम अपने एनालिसिस वीडियो पर जो बताते हैं वो क्वेश्चन फंसते भी हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आप एनालिसिस वीडियो हमारे जरूर देखा करें और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम उनको डिटेल में व्याख्या भी किए हैं सारे क्वेश्चनों का, इसलिए आप जरूर पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंटोनिम सिनोनिम से पूछे ही जा रहे हैं, पार्ट ऑफ हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपका डिस्टिट्यूट एंटोनिम्स पूछा गया था दोस्तों, इसका एंटोनिम यानी अपोजिट है रिच दोस्तों। ठीक है, और स्मोकिंग की पार्ट ऑफ स्पीच पूछी गई थी, यानी नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? तो दोस्तों यह नाउन है। ठीक है, आप देख सकते हो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आप जानते ही हो नाउन होता है। नाउन के माध्यम से पता चलता है कि ये किसी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है। आपको पता होगा ना, आपने डिफिनेशन तो इसकी पढ़ी होगी नाउन की। इसके बाद एंटीवायरस से क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछा गया है, तो एंटीवायरस हमने लिख रखा है ताकि आपके नेक्स्ट टर्म में जिन बच्चों के एग्जाम है उनको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, बिट डिफेंडर एक एंटीवायरस होता है दोस्तों, कास्परस्की एक एंटीवायरस होता है, नॉर्टन 360 एंटीवायरस होता है, और क्विक हील आज ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आपका, क्विक हील क्या है? तो ये एक एंटीवायरस है। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों EMC ए फ्री एक एंटीवायरस है, एवास्ट एक एंटीवायरस, आपको इनको याद रखना है। AVG एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाल साहित्य पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बाल साहित्य संस्कृत का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आपका कुलदीप शर्मा। हमने बाल साहित्य के बारे में लिख रखा है, आपको दिखाते हैं कौन कौन से इस पुरस्कार दिए गए हैं। ये दोस्तों हैं, देखिए असमिया में जो मिला असमिया लैंग्वेज में दोस्तों, तो आपका ये निबंध संग्रह है, दान गोवर मनोहर साधु दिवंगत ओझा। ठीक है, इनका नाम है। इसके बाद बंगाला में दोस्तों आपका जय मित्र को मिला है। बोडो में आपका दोस्तों देवबार राम सियरे को मिला है। डोगरी में दोस्तों ये आप ये भी पढ़ लीजिएगा, जो आपकी कहानी संग्रह है, राजेश्वर सिंह राजू को मिला है। अंग्रेजी में दोस्तों आपका अरसिया सत्तार को मिला है। गुजराती में दोस्तों आपका कीर्ति गोस्वामी। हिंदी में दोस्तों आपका क्षमा शर्मा, ये हिंदी आप याद रखिएगा, इससे हो सकता है पूछा जाए। इसके बाद कन्नड़ में अगर देखें तो कन्नड़ में दोस्तों आपका तमन्ना बिगारा को मिला है। काश्मीरी में देख सकते हो कमर हामिदुल्ला को मिला है। कोंकणी में दोस्तों आपका ज्योति कुंकणलकर को मिला है। मैथिली में दोस्तों आपका वीरेंद्र झा को मिला है। इसके पश्चात मलयालम हो गया। ये सारे आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रखना। और ये आज जो मिला है दोस्तों आपका, आज जो पूछा गया क्वेश्चन आपका संस्कृत में पूछा गया था, तो कुलदीप शर्मा को दिया गया है। उनकी जो ये देखिए आप किस कविता संग्रह है दोस्तों, सचित्रम पहेलिका शतकम। ठीक है, इस कविता संग्रह के लिए उनको दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, इसके पश्चात दोस्तों आपका झूम खेती से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, झूम खेती से इसकी बात करें अगर दोस्तों, तो ये एक प्रकार की निर्वाह खेती होती है। किसान अस्थायी रूप से एक भूखंड पर खेती करता है, फिर वो उस दूसरे पर चला जाता है उसको जला करके। ठीक है, अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इससे आपका ये स्लैश एंड बर्न कृषि इस नाम से जानी जाती है। तो आपकी स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से आपकी भूम खेती जो होती है दोस्तों, ये आपकी झूम खेती होती है। स्थानांतरणीय कृषि भी से कहते हैं, फायर फैलो कृषि भी कहते हैं इसको दोस्तों। और इसका हर जगह पर अलग अलग नाम भी होता है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो, ये
उत्तर पूर्वी भाग पर इसे झूम कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसे बेवर, दहियाधरी और दीपा कहा जाता है। दक्षिण राज्य में इसको जारा एर कास कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बत्रा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोड़ू कहा जाता है। केरल के पश्चिमी तट पर इसको कुमारी कहा जाता है और उड़ीसा में इसको कमान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हमने बताया ना कि जो भूखंड होता है वहाँ पर खरपतवार होते हैं तो उसको जला दिया जाता है और जला करके वहाँ कृषि की जाती है। इसके बाद दोस्तों एक दो लगभग 3 साल के लिए इसको छोड़ करके फिर दूसरे स्थान पर वो लोग कृषि करते हैं। ठीक है, और बाद में फिर वहीं कृषि करते हैं। ये ऐसी कृषि होती है दोस्तों। ठीक है, यानी खरपतवार को जला करके उसमें कृषि करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, हाँ, आकलन से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। सतत व्यापक मूल्यांकन की जब बात करते हैं दोस्तों आकलन की, तो इससे ये क्वेश्चन बना था। देखिए, ये अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, इससे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, अगर बात करते हैं अधिगम के रूप में आकलन, ये जब स्व आकलन की बात होती है दोस्तों तो ये अधिगम के रूप में आकलन होता है। और अधिगम के लिए आकलन की जब बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये रचनात्मक, ठीक है, मूल्यांकन होता है। अब देखिए हम आपको बताते हैं पूरा, पहले देखिए, रुकिए। जो ठीक है, RTE 2009 अधिनियम था दोस्तों, उसके तहत सतत व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो सतत व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, इस सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है दोस्तों, जो निरंतर बच्चों का अवलोकन किया जाता है इसके अनुसार, और फीडबैक और मार्गदर्शन प्रदान करने से है इसका तात्पर्य। और दोस्तों अगर हम सतत की बात करते हैं यानी कंटिन्यूअस, ठीक है, CE, ठीक, यानी जो आपका कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव, ठीक है, इवोल्यूशन होता है, यानी सतत व्यापक मूल्यांकन। तो सतत की जब बात करते हैं तो इसमें आपका अधिगम आ जाता है, रचनात्मक अधिगम होता है, योगात्मक अधिगम होता है। रचनात्मक का मतलब ये होता है दोस्तों जब अधिगम चल रहा होता है, यानी बीच में, और योगात्मक का मतलब होता है जब अधिगम, ठीक है, लास्ट की जब समाप्त हो जाता है तब होता है। यानी जैसे कि हम बात करते हैं खाना बनाने की, या एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, जैसे सब्जी पक रही है और सब्जी जब पक रही होती है उसी दौरान हम जब उसमें नमक चीखते हैं उसका, तो वो हो गया आपका रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, लेकिन सब्जी जब पक जाती पूरी तरह से और जब हम खाते हैं लास्ट में, ठीक है, और उसका कंक्लूजन बताते हैं कि सब्जी ऐसी थी वैसी थी, तो वो योगात्मक हो गया। यानी लास्ट में जो पता चलता है, हम लास्ट में जब चीज़ें बताते हैं, जैसे बच्चा है पूरे वर्ष के अंत में योगात्मक मूल्यांकन होता है और बीच में रचनात्मक मूल्यांकन होता है, आपको इसको याद रखना है। तो जो आपका रचनात्मक मूल्य, ये जो आपका अधिगम के लिए आकलन है ये बीच में होता है, अधिगम का आकलन ये लास्ट में होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन आज पूछा गया था। ये दोस्तों आपका मात्रात्मक होता है, आपका मात्रात्मक अधिगम के लिए आकलन, और अधिगम का आकलन गुणात्मक होता है लास्ट में, क्योंकि होता है इससे पता चलता है। तो ये आपको याद रखना, ओके। इसके बाद क्वेश्चन आपके पूछे गए, हम आपको बताते हैं। ये हो गया झूम खेती से प्रश्न हो गया, अधिगम का आकलन से प्रश्न हो गया, डाइट से प्रश्न पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, हालांकि फुल फॉर्म नहीं पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, जैसे सम्राट का फुल फॉर्म पूछा गया था, स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछा गया, निपुण का फुल फॉर्म पूछा जाता है, और आपका FLN का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आपको इनको याद रखना है। FLN यानी आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी होता है, जो आपका नई शिक्षा नीति के तहत 2025 तक, ठीक है ना, इसकी दक्षता प्राप्त करवानी है। और अगर हम निपुण की में इस FLN की बात करें तो ये कक्षा 4 और 5 के लिए है दोस्तों, और ये 2026 और 27 तक इसमें दक्षताएं प्राप्त करवानी है। तो इसको याद रखना है आपको। और एक स्मार्ट पूछा जा रहा है,
ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, आप इसको याद रख लीजिए। निपुण हो गया। और जितने आयोग हैं आपको शिक्षा संबंधी वो भी याद रखना, हम डेली आपको बताते हैं अपने वीडियो पे, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कल पूछा गया था सर्जेंट आयोग पूछा गया था, ठीक है, और कोठारी आयोग पूछा जा सकता है। यानी जितने आयोग बने हैं शिक्षा संबंधित आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। वुड डिस्पैच पूछा जा सकता है, अभी याद कर लीजिएगा। तो डाइट दोस्तों आपका ये बना था, ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। ये जो नई उस समय की शिक्षा नीति थी 1986 की, ठीक है ना। 1986 के बाद अब शिक्षा नीति 2020 में आई है, आपको पता होगा 34 साल में ये शिक्षा नीति आई है। तो दोस्तों 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें आपका डाइट स्थापित किया गया था 1987 और 88 में, ठीक है। ये जिला प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, आपको पता ही होगा, डीएलएड इन्हीं के माध्यम से होता है। इसके बाद दोस्तों जो आपका रिमझिम से क्वेश्चन पूछे जाए, हिंदी में रिमझिम से क्वेश्चन पूछे जाए, ये बुक है आपको पता है एनसीईआरटी बुक है हिंदी की, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कुक्कू कविता है, इसके लेखक कौन है, तो रमेश चंद है, क्लास 3rd की है। और खिलौने वाला आज पूछा गया, खिलौने वाला कविता है जो उसके लेखक कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, क्लास 5 से क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी बुक हिंदी की, ठीक है। नाव बनाओ से एक कविता है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हरि कृष्ण दास गुप्ता है, ये क्लास 4 की है बुक। और गेंद का मन, ये आपका राजेंद्र परकर हैं इसके लेखक, तो ये पूछे जा रहे हैं, लेखक पूछे जा रहे हैं, और समरी भी पूछी जा रही है। आपके रिमझिम अच्छे से पढ़ना, हम इससे जो संबंधित, ठीक है, टॉपिक हैं अलग से वीडियो बना करके आपको बता देंगे, ठीक है, समरी सहित और लेखक के नाम भी जो मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद रिमझिम में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि चांद वाली अम्मा में अम्मा की कमर चांद से बार बार क्यों टकरा रही थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ये समरी पूछी गई थी। भारत रत्न से क्वेश्चन दोस्तों आपका जीके में शायद पूछा गया था, करंट अफेयर में। तो ये अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है एक बार में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो 3 लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसकी स्थापना अगर इसकी बात करिए, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। अभी तक 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। अंतिम 2019 में दोस्तों भारत रत्न दिया गया था, किनको दिया गया था, दादाजी देशमुख मरणोपरांत इनको दिया गया है, भूपेंद्र हजारिका मरणोपरांत इनको दिया गया है, प्रणब मुखर्जी, 3 लोगों को दोस्तों दिया गया था 2019 में। और अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। और मरणोपरांत अभी तक 14 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, कितने, 14 लोगों को, ये भी आपको याद रखना। अब पहली बार भारत रत्न दिया गया था सी राजगोपालाचारी को, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे, आपको पता ही होगा। इसके बाद किसान रेल से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी किसान रेल योजना से शायद क्वेश्चन पूछा गया था, या रेल से, ठीक है ना। तो अगर किसान रेल की भी बात करते हैं तो ये पहली बार चली थी 8 अगस्त 2020 को देवलाली यानी महाराष्ट्र और दानापुर के बीच में, ठीक है, ये बिहार में है, ठीक। और पोलर बियर से क्वेश्चन आपका ईवीएस में पूछा गया है दोस्तों। पोलर बियर आपको पता होगा ये ध्रुवीय भालू सफ़ेद होता है। इसमें ये स्टेटमेंट दिया गया था, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था कि इसमें जो फर होते हैं इसकी जो चमड़ी बहुत ही मोटी होती है, क्योंकि ये मतलब जो ठंडी इलाकों में रहता है, ठीक है, उसको ठंडे से बचाने के लिए। और सपाट और चौड़े इसके पंजे होते हैं, वहाँ पर जो बर्फ़ होता है उसमें चलने में इसकी मदद करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मांसभक्षी है अगर भालुओं में बात करें। और इसकी स्मेल दोस्तों बहुत ही तेज़ होती है, ये सील को जो है अपनी स्मेल से दोस्तों सूंघ लेता है। ये लगभग 32 मील स्मेल से सील को सूंघ लेता है, और ये बर्फ़ में ढका रहता है, आपको पता ही होगा, ठीक है, आर्कटिक क्षेत्रों में रहता है, ठीक। इसके पश्चात क्वेश्चन आपका मैचिंग से आया था दोस्तों, जोड़ा बना था शायद पेनिसिलिन और पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो फ्लेमिंग ने, ऐसा कुछ जोड़ा बना था। लुई पास्चर का भी जोड़ा बना था, लुई पास्चर को आप तो जानते ही होंगे, इन्होंने दूध का जो पाश्चीकरण होता है उसको बताया था। रिकेट से क्वेश्चन पूछा, का बीमारी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सूखा रोग होता है, आपको पता होगा, विटामिन डी की कमी से हो जाता है, कैल्शियम की कमी से ये हो जाता है। अगर बेरी की बात करें, विटामिन बी की कमी से हो जाता है, ये आपको पता ही होगा दोस्तों, ओके। इसके बाद रतौंधी दोस्तों, आपकी रतौंधी जो होती है
ठीक है। ये विटामिन ए की कमी से होता है। गाजर में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है, आपको पता होगा। और स्कर्वी दोस्तों आपको विटामिन सी की कमी से हो जाता है। स्कर्वी जो मसूड़ों में सूजन हो जाती है और खून निकलने लगता है। बांझपन यानी प्रजनन क्षमता की कमी जो हो जाती है दोस्तों, आपको विटामिन ई टोकोफेरॉल होता है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के दोस्तों, ठीक है। थायमिन आपका विटामिन बी होता है। रेटिनॉल विटामिन ए, और ये कैल्सीफेरॉल विटामिन डी होता है। आपको इनको भी वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है। तो और WBC यानी बी और सी, ये मतलब जल में घुलने वाले विटामिन है। WBC से आप याद कर सकते हो। बाकी विटामिन आपकी वसा में घुलनशील हैं, ये भी आपको याद रखना हो सकता है अगले चरण में क्वेश्चन पूछा जाए। इसके बाद दोस्तों आपको जो बताते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। डाटा मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में। RDBMS का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था नंबर में लिखने के लिए, ठीक है, अंकों में लिखना था। ये है 40 मिलियन और 40,000 और 40 को आपको किस में लिखना था, अंकों में लिखना था। तो आप देख सकते हो 40 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, आपको पता है। अगर 1 मिलियन की बात करें तो 10 लाख होता है, तो 40 मिलियन मतलब जो है आपका ये 4 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जब लिखोगे 7 जीरो हो जाएंगे। 10 लाख में आपको पता 6 जीरो होंगे। और 1000 की जब बात करते हो तो इसमें देखिए 4 जीरो हो जाएंगे। अब इस तरह से आप इसको जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। इसके बाद विभाज्यता से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। 49 को डिवाइडेबिलिटी रूल पूछा गया था कि 49 को डिवाइड करने पर शायद जीरो कुछ संख्या दी थी, तो उसको डिवाइड करना था 49 से। दांत, तालू, जबड़ा, जीभ, इनमें से कौन सा अलग है, विषम है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो दांत, तालू और जीभ ये अंदर होते हैं, जबड़ा बाहर होता है, तो इससे क्वेश्चन शायद बना था रीजनिंग में। इसके पश्चात दोस्तों आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था अप्लाउड, प्रेज, अप्लाउड का मतलब प्रेज होता है ना, तो इसके एंटोनिम शायद पूछे गए थे। तो डिनाउंस होता है, ठीक है, एंटोनिम्स। और भी ऑप्शन के हिसाब से इसको किया जा सकता है। एक्टिव पैसिव वॉइस क्वेश्चन आपके इंग्लिश में पूछे ही जा रहे हैं। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको इनको पढ़ करके जाना है। एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, अब बहुत आसान है, हम बता देंगे अलग वीडियो में। इसके बाद नील कमल से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी समास से दोस्तों। नील कमल में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय का समास है। कर्मधारय समास की बात अगर करें दोस्तों, तो कर्मधारय समास में क्या होता है, जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, आपको पता ही होगा। और दोस्तों एक 2 पद होते हैं, एक ही प्रथम, नील प्रथम पद और कमल उत्तर पद हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इसमें तुलना की जाती है, ठीक है ना, तुलना की बात होती है। और इसमें उपमेय उपमान की प्रधानता होती है और विशेषण विशेष भी होता है, ये आपको याद रखना है। जब भी कर्मधारय की आप बात करोगे, अगर आपको पहचानना है, तो हमेशा इसमें कंपैरिजन होगा, विशेषण विशेष होगा। अब देखिए नील कमल, यहाँ पर देखिए विशेषण विशेषण, नील का मतलब क्या हो गई, विशेषण, और कमल क्या विशेष हो गए, संज्ञा हो गई। और अगर उपमेय और उपमान की बात करें तो इसमें तुलना की जा रही है, यानी नील कमल, यानी जो कमल है वो नील के समान है, ठीक है ना। कमल की तुलना नील से की गई है। जैसे चंद्रमुख, जो चंद्रमा है वो मुख, मतलब जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, इस तरह से चंद्रमुख भी आपका कर्मधारय। यानी जब तुलना की जाएगी, ठीक है ना, कंपैरिजन किया जाएगा, तब वहाँ कर्मधारय समास होगा। तत्पुरुष की जब बात करेंगे तो हमेशा तत्पुरुष में विभक्तियाँ होंगी, ठीक है ना। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, ठीक है ना। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, तो ये सब इनमें तत्पुरुष समास है। अगर आप अव्ययी भाव समास की बात करोगे, अव्ययी भाव समास की बात करोगे, तो हमेशा इसमें जो आपका वो होता है ना, ये उपसर्ग, उपसर्ग लगा होगा। पहले शुरुआत में हमेशा उपसर्ग इसमें लगा होगा, ये आपको ध्यान देना। और अव्यय लगा होगा, जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर बताएं, यथाशक्ति, तो देखिए यथा क्या है, एक अव्यय है, जिसको अव्यय का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब जो है टुकड़े ना किया जा सके, यथा, और उसका सेम वही अर्थ हो, तो यथाशक्ति। और ये देखिए आपका उपसर्ग भी आप कह सकते हो, अनुलोम अगर बात करें तो अनु क्या है, उपसर्ग, अनुलोम भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो। भरपेट हो गया। और इसके बाद द्विगु समास जब बात करते हैं, द्विगु,
ठीक है, द्विगु समास। तो दोस्तों आपका द्विगु समास देखिए, दुई दुई लिखा है ना, द्विगु समास, तो इसके मतलब संख्यावाचक होगा। और द्वंद्व समास की बात अगर जब करेंगे तो इसमें द्वंद्व होगा, कंपटीशन होगा एक दूसरे से, जैसे रात दिन, ठीक है, रात दिन उल्टा होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाए। कर्म जब लास्ट का बहुब्रीहि समास आता है दोस्तों, तो बहुब्रीहि समास हमेशा जो है तीसरा प्रतिप्रधान होता है उसमें। जैसे कि मतलब आप देख सकते हो, पंकज हो गया, पंकज क्या है, ये इसमें एक पर्यायवाची निकलेगा, तीसरा प्रतिप्रधान भी है। और इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो, जैसे लंबोदर हो गया, ठीक है ना, दशानन हो गया, तो दशानन, ये सब आपके तीसरे प्रतिप्रधान है ना। और मतलब तीसरा एक कोई अर्थ निकलेगा, अलग से अर्थ निकल रहा, पंकज जैसे कमल होता अलग अर्थ निकल रहा, तो ये आपको बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने इसका अलग वीडियो भी बना रखा है। इसके पश्चात दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, यानी मतलब जो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर अरेंज करना था, तो यही इसका सही अरेंज है। सबसे छोटा होता है, फिर सेंटीमीटर होता है, फिर मिलीमीटर होता है, ठीक है ना, फिर किलोमीटर होता है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। रबी की फसल से क्वेश्चन बना था दोस्तों। तो जैसे अक्टूबर से दिसंबर में ये बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है, 5 अप्रैल में। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, आलू, राई और अलसी, ये आपकी रबी की फसल होती हैं। और खरीफ की फसल की अगर बात करें तो जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। चावल, ज्वार, मक्का, चाय, कॉफ़ी, अरहर, बाजरा, सोयाबीन, कपास, तिलहन, ये सब आपकी खरीफ की फसल है। एक जायद की फसलें होती हैं, आपको पता होगा ना, खरबूजा, तरबूजा, यानी इस तरह की जो फसलें होती हैं वो जायद की फसलें होती हैं, ठीक है। और जड़ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आपका खेल से प्रश्न बना था, ठीक। खेल से प्रश्न शायद आपको देखिए हमने बता दिया था, पुरस्कार से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खेल से, कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चन शायद बना था आज, और नेशनल गेम से कुछ क्वेश्चन बने हैं, तो आपको इनको याद रखना है।